वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में तेल और गैस की पाइपलाइन कौन कौन से ममालिक से आ रही है, और तुर्की से तेल और गैस यूरोप के किन किन ममालिक को सप्लाई हो रही है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि तुर्की में तेल और गैस की पाइपलाइन कौन कौन से ममालिक से आ रही है। जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस टॉपिक की अहमियत क्या है और क्यों हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। आपको पता है कि टर्की तकरीबन 1 साल के मुआहदे का पाबंद है, जिसको मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत टर्की अपनी गैस या ऑयल उसको एक्सप्लोर करके यूज़ नहीं कर सकता। तो हर मुल्क की ज़रूरियात होती है तेल और गैस के हवाले से, जिसे हम उसकी एनर्जी की ज़रूरियात कहते हैं। माजरत खान। अब ये जो ज़रूरियात हैं, ये पूरी तो टर्की ने करनी है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसकी इंडस्ट्री है, 8.5 करोड़ पॉपुलेशन है। तो इसके लिए उन्होंने आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, रशिया और ईरान और अरब ममालिक से डिफरेंट पाइप लाइनें जो बिछाकर तेल और गैस की सप्लाई अपने मुल्क में ली, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को और अपने लोगों को और इस तरह से अपने सिस्टम को, ओवरऑल इकॉनमी को, एनर्जी की जो डिमांड है वो उसकी पूरी कर सकें। अब जैसा कि आपको पता है कि रशिया जो है वो यूरोप का बहुत बड़ा एनर्जी का सप्लायर है, और यूरोप की और रशिया की आपस में बनती नहीं है। इस वजह से यूरोप भी जो है अपनी एनर्जी की डिमांड को दूसरे ममालिक पे डाइवर्सिफाई कर रहा है, और वो ईरान और तुर्कमानिस्तान और इराक से एनर्जी इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरियात पूरी करना चाहता है। यानी वो चाहता है कि उसके पास रशिया का एक अल्टरनेटिव मौजूद हो, जो उसे एनर्जी जब उसे ज़रूरत पड़े वो मिल सके। 2008 में यूरोप की जो सप्लाई थी रशिया ने बंद कर दी थी, और 2-3 दिन के लिए दिसंबर के महीने में जब ये बंद हुई, तो आपको पता है सर्दी होती है, विंटर सीज़न होता है, बर्फ़बारी का सीज़न होता है। तो उसमें जो गैस है ये ऐसे होती है जैसे इंसान की रगों में खून दौड़ रहा होता है। तो आपका अगर घर हीटिंग सिस्टम में नहीं होगा प्रॉपर, आपको जो है हीट नहीं मिलेगी, तो ऐसी सूरत में लोग बर्फ़बारी के अंदर जम कर जो है मर भी सकते हैं। और आपको पता है कि वो अब हज़ारों साल पुराना ज़माना तो नहीं, लोग लकड़ियाँ जलाकर अपने घरों को हीटअप कर सकें। तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है पूरा यूरोप उसने डबल से ट्रिपल कीमत देकर वो एनर्जी दोबारा बहाल करवाई, और उससे रशिया ने अपना सारा कर्जा जो है उतार लिया, क्योंकि उसने वो एकदम से बंद करके उसकी एनर्जी जो है वो डबल ट्रिपल, उसने कहा भाई अगर मैंने अब इस रेट पे देनी है, आपने लेनी है तो ठीक है। इससे रशियन इकानमी को बूस्ट अप मिला। लेकिन उसके बाद यूरोप ने ये कहा कि वो अपनी एनर्जी को जो है डाइवर्सिफाई करेंगे, एक के अलावा दूसरा सोर्स भी होना चाहिए। तो क्योंकि टर्की नेटो का इत्तेहादी था और है भी अभी तक, तो ऐसी सूरत में उन्होंने वाया टर्की ईरान से और इसी तरह से तुर्कमानिस्तान और इराक से एनर्जी की पाइपलाइनें बिछाकर यहाँ से ऑस्ट्रिया और जर्मनी तक जो है वो गैस और ऑयल लेकर आने की प्लानिंग की। आज की वीडियो में हम यही आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो टर्की ने अपनी ज़रूरत पूरी की, और दूसरा टर्की पूरे यूरोप का एनर्जी का सबसे बड़ा सप्लाई का हब बन गया। अब आप देखें, इस वक्त जो टोटल 5 गैस पाइपलाइनें ऑपरेशनल हैं, मैं उनकी डिटेल आपको बता देता हूँ उनके नाम के साथ। सबसे पहले तो आप इस मैप को अगर देख रहे हैं, तो इस मैप में ये है कि ये टर्की है, और नीचे इसके आप देख रहे हैं इराक है, शाम है, मिडल ईस्ट, ये सारा इलाका है। और इधर ईरान आ जाता है ऊपर वाली साइड पे। और ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के इस तरफ जो है आज़रबाईजान है, और इसके साथ ही ये टर्की, और कैस्पियन सी के उस तरफ जो है तुर्कमानिस्तान है और काज़िकिस्तान है। अब ये अगर आप कैस्पियन सी की रीजन को देखें, तो पाइपलाइनें तुर्कमानिस्तान से और काज़ाकिस्तान से होती हुई ये दोनों जगह से आज़रबाईजान आती है, और आज़रबाईजान से टर्की में एंटर होती है। और टर्की से फिर आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ से जाते हुए ये यूरोप को जा रही है, और साथ ही साथ इटली को जा रही है।
तो टोटल जो है टर्की में 5 पाइपलाइनें इस वक्त ऑपरेशनल हैं। एक तो ये रशिया से आ रही है जिसको हम ब्लू स्ट्रीम का नाम देते हैं। दूसरी जो है इधर ईरान से आ रही है, ईरान गैस पाइपलाइन है। तीसरी शाह दैनीज आज़रबाईजान से आ रही है। और इसी तरह से ट्रांस कैस्पियन जो है ये भी तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान से और आज़रबाईजान से होती हुई आ रही है टर्की। नीचे आप देख रहे हैं इराक गैस जो है वो भी आ रही है टर्की। और मिडल ईस्ट से जो है अरब गैस के नाम से ये भी आ रही। तो ये सारी जो 5 से तकरीबन 5 तो गैस पाइपलाइनें इस वक्त ऑपरेशनल हैं और तकरीबन 4 जो हैं उन पे ऑनगोइंग प्रोग्रेस जारी है। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं वो कौन सी 5 है और उनकी कैपेसिटी क्या है, ये डिटेल आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि टर्की की अपनी डिमांड जो है तकरीबन 44 बिलियन क्यूबिक मीटर है। 44 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है गैस उसकी अपनी डिमांड है, जो इंडस्ट्री, घरों और बाकी कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो उसके पास इस वक्त जो कैपेसिटी है वो 52 बिलियन क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी बिल्टन है। और इसके साथ साथ 56 यानी 56 बिलियन क्यूबिक मीटर की जो कैपेसिटी उसमें से काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है और बाकी जो है वो अभी ऑन गोइंग है, उस पर काम जारी है। तो ब्लू स्ट्रीम जो है ये तकरीबन आप देख लें ब्लैक सी से ये 16 बिलियन क्यूबिक मीटर की पाइपलाइन आ रही है। और रशियन गैस वेस्ट जो है ये ऊपर से यूक्रेन है, उसके साथ बल्गारिया है, रोमानिया वहाँ से होती हुई इस्तांबुल आती है और ये तकरीबन 14 बिलियन क्यूबिक मीटर है। शाह दनीज आज़रबाईजान से आ रही है तो ये भी इसी तरह 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ईरानियन गैस है ये 10 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और अंकारा से इटली तक जो गैस पाइपलाइन बिछी हुई है इसमें वो 5.2 बिलियन क्यूबिक मीटर है। बाकू तिबलिसी जेहान जो है ये तकरीबन ये भी मुकम्मल हो चुकी है, 10 बिलियन क्यूबिक मीटर के करीब ये है। और ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट हैं 4 अरब गैस है, उसके अलावा इराकी गैस है, उसके अलावा तुर्कमानिस्तान से आ रही है गैस जिसको ट्रांस कैस्पियन तुर्कमानिस्तान भी बोला जाता है। तो ये वाया कैस्पियन सी जो है ये आ रही है। इसके बाद नाबोको के नाम से जिसको ऑस्ट्रिया और टर्की पाइपलाइन भी कहा जाता है, ये इस पे काम जारी है। तो ये टोटल 56 बिलियन क्यूबिक मीटर की जो गैस पाइपलाइन है 4 वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और तकरीबन 6 के करीब प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको इसमें मैप में बताया कि ये जो नबोको है ग्रीन ये आ रहा है इधर ईरान से और ऊपर तुर्कमानिस्तान से आकर यहाँ कार्स जो है टर्की का इलाका वहाँ पे ये मिलती है पाइपलाइन। दोनों जगह से सप्लाई आती है, ईरान से और तुर्कमानिस्तान से, और यहाँ से फिर ये आगे ऑस्ट्रिया तक जाती है। तो इससे टर्की अपनी एनर्जी की ज़रूरियात भी पूरी करता है और उसके साथ साथ वो एनर्जी आगे पूरे यूरोप को एक्सपोर्ट भी होती है। इसके साथ आपने देखा यहाँ पर जो दूसरी जिस पे काम जारी है अरब गैस, वो वाया कतर है और इसी तरह से शाम से होते हुए इराक से होते हुए आ रही है और इराकी गैस भी जो है वो आ रही है। तो इराक से और शाम से दोनों जगह से ये पाइपलाइन आ रही है। ऊपर से आप देख रहे हैं रशिया से ब्लू स्ट्रीम भी आ रही है। ठीक है, तो ये ब्लू स्ट्रीम हो गया। शाह दनीज जो है वो आज़रबाईजान से आ रही है और उसके साथ साथ आपने देखा ट्रांस कैस्पियन और ईरान से जो है नबोको के नाम से ये आ रही है और इस तरह से ये यूरोप को। तो इस वक्त जो यूरोप के लिए 3 पाइपलाइनें जो बहुत ज़्यादा अहम है, इनमें से एक तो बाकू तिबलिसी जिहान जो है ये ऑपरेशनल हो चुकी है अब। दूसरी जो जो नबोको है ये आ गई, ये ग्रीन जो है ये जाएगी। और तीसरी इसी तरह से आईटीजी जो है ये इस वक्त ऑपरेशनल है। तो ये 3 मेन जो है वो है और इसके अलावा इस पे काम जारी है। अब यूरोप के पास 2 ही बड़े सप्लाई पॉइंट्स हैं, एक रशिया है और दूसरा टर्की है। इसी वजह से एनर्जी के लिहाज से आप ये समझ लें यूरोप की रगों में जो खून दौड़ रहा है, 8 महीने वहाँ सर्दी होती है जिनमें से 4 महीने सख्त शदीद सर्दी के होते हैं। उसमें यूरोप अपनी सारी की सारी सप्लाई जो है गैस की वो रशिया और टर्की से लेता है और टर्की आगे जो है इन सारे कंट्री से लेकर यूरोप को भी सप्लाई करता है, अपनी ज़रूरियात भी पूरी करता है। किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी होती है वो एनर्जी पर डिपेंड करती है।
क्योंकि आपकी इंडस्ट्री जो है उसको चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और चाइना के बाद टर्की दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल मुल्क बनता जा रहा है, जो तकरीबन 50 से 60 मुल्कों का सेकंड बड़ा सप्लायर है। यानी पूरा यूरोप, पूरा सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के बहुत से ममालिक को आप ये देख लें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का दूसरा बड़ा सप्लायर चाइना के बाद वो टर्की है। तो इसलिए टर्किश इकॉनमी को एनर्जी की ज़रूरत है। डेफिनेटली 2023 में जब ये मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो जाएगा तो एनर्जी जो ये इंपोर्ट कर रहा है उसके साथ साथ टर्की अपनी भी गैस और ऑयल एक्सप्लोर करेगा। तो जाहिर है उसके अपने भी बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। अब जो 42 अरब डॉलर तक वो सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट पर खर्च करता है, तो वो 42 अरब डॉलर जब बचेगा तो आप ये सोच लें कि पाकिस्तान को 1 अरब या 2 अरब डॉलर के लिए सऊदी अरब या दुबई को कहना पड़ता है। तो टर्की की सिर्फ 42 अरब डॉलर की गैस और ऑयल की इंपोर्ट्स हैं। अगर वो उसकी अपनी निकल आती है, जैसे कि अभी एक्सप्लोरेशन से निकली भी है और वो मुआहदे के तहत वो पाबंद है कि वो अभी नहीं निकाल सकता, तो 2 साल बाद जब वो उसकी निकल आएगी तो उसके बाद सोचें कि वो 42 अरब डॉलर जो है उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो उसकी इकॉनमी में इनपुट हो जाएगा। तो उसके लीरे की वैल्यू कहाँ पर जाएगी, आप ये सोच सकते हैं। इस वजह से टर्की में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। टर्की में जो है उसके साथ साथ उसकी इकॉनमी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ होगा, लीरे में इन्वेस्ट किया हुआ होगा, तो लीरा इसको एक्सपोज कर लें। अगर 1 डॉलर का 8 लीरा आ रहा है, फ़र्ज़ कर लें अभी 7 पॉइंट समथिंग है, 8 आप कर लें सीधा सीधा। तो अगर ये कल को ऐसा हो जाता है कि 1 डॉलर में 4 लीरा आते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो आपकी डबल हो चुकी है। सपोज कर लें आफ्टर 2 इयर्स। तो ये होने वाला है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये होने वाला है। और बहुत से लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, आप ट्रेड में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, जिस फील्ड में होते हैं, तो आप उस फील्ड को बेटर समझते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम अपने भाइयों को बताते हैं, हम ख्वाब नहीं दिखाते, हम प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, उनका सल्यूशन भी बताते हैं। तो बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि भाई अब आप जो कोई चीज़ बताते हैं वो जाके वीडियो आप मार्केट में बनाएं लोगों, ये बच्चों का काम है। बच्चे ये काम करते हैं। जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, जो आपको तालीम देते हैं, एजुकेशन देते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो मार्केट और बाज़ारों में नहीं घूमते। उन्होंने अपनी ज़िंदगियां गुजारी होती हैं इन चीज़ों में। उनको वो समझ लें कि उनके शागिर्दों के शागिर्द जो होते हैं वो मार्केटों पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। और हमें तो 18 साल हो गया बिजनेस में, और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास तो टाइम नहीं होता कि वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सके, आप लोगों को फ्री में एजुकेशन दे सके। तो हमारे पास ये टाइम कहाँ से कि हम वो जाके कहीं मार्केट या जो है आपको वो सारी चीज़ें। तो इसलिए जो इल्म हम दे रहे हैं इसे हमारी तरफ से गिफ्ट समझ के कबूल करें। इसे हमारी तरफ से गिफ्ट समझ के कबूल करें। इसे हमारी तरफ से गिफ्ट समझ के कबूल करें। ये बात इसलिए मैंने 3 दफ़ा कही है कि हम आप लोगों को जो इल्म दे रहे हैं ये करोड़ों रुपए का है, 1 रुपये 2 रुपये का नहीं है। ये फजूल वीडियोस नहीं हैं। ये वीडियोस ऐसी हैं कि जब आप इनको दोबारा भी देखोगे और इनको समझने की कोशिश करोगे एक एक लफ्ज़ को, तो इस हर एक लफ्ज़ के पीछे हमारा 18 साल का तजुर्बा है, हमारी आप लोगों के साथ मुखलसी है, आप लोगों के साथ प्यार है। और इस रीजन में, टर्की में, आज़रबाईजान में, रशिया में आपने अगर कोई बिज़नेस करना है तो इस रीजन के एनालिसिस आपको देते हैं, बिज़नेस के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बताते हैं। यहाँ पर जो लोगों के साथ फ्रॉड या स्कैम हो रहे हैं वो ओपन करते हैं ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। ऐसे लोग हमारी नज़रों के सामने आए जिन्होंने 50-50 हज़ार डॉलर यानी कि 1-1 करोड़ पाकिस्तानी का लॉस कर लिया, और उनके बाद उनको पता चला कि ये काम नहीं करने वाला था और ये काम करने वाला था। जिस बंदे का 1 करोड़ का लॉस होने के बाद उसको पता चले, तो आप सोच समझते हैं, वो सोच सकते हैं कि वो किस पोजीशन पर होगा। आपको वो चीज़ हम आपके लॉस से पहले बता रहे हैं। हम ये आपको गाइड कर रहे हैं कि आप उस लॉस से बचें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपका कैपिटल है। आपकी जैसे रगों में खून दौड़ रहा होता है ना, तो इसी तरह से आपका जो फाइनेंस है, आपका जो पैसा है, वो आपके फाइनेंशियल ज़िंदगी का, फाइनेंशियल लाइफ का खून है। कैपिटल आपका खून है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं कर सकते, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते।
आपका कैपिटल महफूज रहे, इसलिए हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। जिन लोगों को हमारी वीडियोस की समझ नहीं आती वो उसे दोबारा देखा करें, फिर भी समझ नहीं आती तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करें और उसके बाद हमारे चैनल पर बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, और ज़िंदगी उन्हें इंशाल्लाह ज़रूर समझा देगी। हमने तो कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन बदकिस्मत लोगों को अगर नहीं समझ आती तो हम क्या कर सकते हैं। एनीवे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर वेलकम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की को ओरिजिनल एनर्जी हब क्यों कहा जाता है? देखिए, मैंने आपको बताया रीजनल एनर्जी हब से मुराद ये होती है कि जो इस इलाके का एनर्जी का एक बड़ा बायर भी है जी और सर। फिर आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। तो एक तो टर्की ने इस तरह से पाइपलाइनें बिछाई, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया कि इसने यहाँ से आपने देखा कि नीचे से जो है अरब पाइपलाइन आ रही है, इराक से आ रही है, ईरान से आ रही है, तुर्कमानिस्तान से, काज़ाकिस्तान से, आज़रबाईजान से और रशिया से। इन सारी जगहों से ऐसे जैसे आप कहें 6 से 7 पाइपलाइनें आकर इकट्ठी टर्की में कार्स के पॉइंट पर अंकारा के पास एर्जुरुम उस रीजन में इकट्ठी हो रही है, और वहाँ से अंकारा और अंकारा से आगे इस्तांबुल से होती हुई यूरोप, और इधर जो है वो बुरसा से होती हुई आगे यूरोप को जा रहे। तो क्योंकि इससे टर्की अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर रहा है और उसके साथ साथ यूरोप को भी सप्लाई दे रहा है, तो इस तरह से हम एशिया से टर्की एनर्जी लेकर यूरोप को सप्लाई दे रहा है। और उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जिसको पाइपलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। ये डेवलप करके अब पाकिस्तान ने सपोज करें रशिया से एक पाइपलाइन बिछानी है तो उस पर अरबों डॉलर खर्चा आएगा, लेबर लगेगी और कुछ 4-5 साल में वो कंप्लीट होगी। इसी तरह से जो इक्तसादी राहदारी के ज़रिए चाइना जो पाइपलाइन बिछा रहा है, ईरान से पाइपलाइन जो आ रही हैं, तो ये पाइपलाइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो अगर टर्की ने इस वक्त 11 पाइपलाइनें मुकम्मल कर चुका है तो इन सारे मुल्कों से वो एनर्जी लेकर खुद भी यूज़ कर रहा है और आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। इसलिए उसको जो है रीजनल एनर्जी हब कहा जाता है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने कीमती मालूमात से आगाह किया जो यू हमारे वेलकम। भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी यू थी। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि तुर्की के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे भाइयों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।